हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर वीडियो। तो अगर आपने पिछली लेक्चर वीडियो देखी के बारे में पढ़ा था और हम थ्रेड पे रुक गए थे क्योंकि हमारी जो वीडियो थी वो थ्रेड वाला लेक्चर रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक करिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर थ्रेड के आगे से। ओके सो यहाँ पे हमारा जो थ्रेड था वो ऊपर हमारा पूरा हो चुका था। तो हम जो करने वाले थे वो था एक्सप्लॉइट, राइट। एक्सप्लॉइट से आगे से एक्सप्लॉइट रिस्क पार्टिसिपेंटेशन टेस्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम बढ़ते हैं एक्सप्लॉइट की तरफ। तो व्हाट इज एन एक्सप्लॉइट? एन एक्सप्लॉइट इज समथिंग दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ वल्नरेबिलिटी इन एन एसेट टू कॉज अनइंटेंडेड और unanticipated behavior in a target system which would allow an attacker to gain access to data or information। ठीक है, तो कुल मिला के एक्सप्लॉइट में बता देता हूँ क्या होता है कि एक्सप्लॉइट एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया या कोई ऐसा चीज़ हो गया जो किसी भी सिस्टम में किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ वाले टारगेट में ऐसी वल्नरेबिलिटी ढूंढता है जिससे कि उसे डैमेज हो सके, और उस वल्नरेबिलिटी को ढूंढ कर उसके ऊपर वर्क करके वो उस टारगेट सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है, राइट। तो जो एक्सप्लॉइट होता है वो एक अटैकर को हेल्प करता है किसी भी डेटा को गेन करने में, किसी भी सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने में। ठीक है, तो एक्सप्लॉइट का कुल मिलाकर पूरा पूरा काम ये है कि वो इलीगल भी काम करता है और लीगल भी काम करता है। क्योंकि भाई एक्सप्लॉइट तो मतलब एथिकल और अनएथिकल दोनों हैकिंग में आता ही आता है, एक्सप्लॉइट किसी भी चीज़ में आता है, ठीक है। और एक्सप्लॉइट का जो सेकंड काम ये है कि अगर उसके अंदर फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे 3 वायरस होते हैं, ट्रोजन हॉर्स और, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स हो गया, बॉम्ब हो गया और वॉर्म हो गया, ठीक है। तो अगर एक एक्सप्लॉइट के अंदर मैंने वॉर्म वायरस डाला और एक कॉम्प्रोमाइजेबल सिस्टम के अंदर मैंने उसे सेंड कर दिया, ठीक है, तो जो सिस्टम होगा वो अनएंटिसिपेटेड बिहेवियर में आ जाएगा, यानी कि उसका जो बिहेवियर होगा वो चेंज हो जाएगा। वॉर्म में क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है ना। तो डिक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, हमारा जो पीसी होता है वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाता है, तो उससे हमारी दिक्कत बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा एक्सप्लॉइट का पूरा पूरा चक्कर। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्क पे। व्हाट इज रिस्क? ए रिस्क इज डिफाइंड एज द इम्पैक्ट डैमेज रिजल्टिंग द सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज ऑफ एन एसेट, ठीक है। तो ऊपर मैंने बताया था कि एसेट क्या चीज़ होता है, एसेट क्या चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो एसेट एक बार और मैं बता देता हूँ, अगर आपने पिछले लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जा करके मेरे चैनल पे या फिर डिस्क्रिप्शन में जा करके पिछले लेक्चर वीडियो की लिंक लेइए और उस लेक्चर वीडियो को ज़रूर ही ज़रूर देखिए अगर आप इस सेकंड पार्ट लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं तो मैं एसेट एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। एसेट आर डेटा दैट आर स्टोर्ड इन एनी सिस्टम। Okay, asset are the data that are stored in any system that an attacker can compromise from its system, ठीक है। तो वो होते हैं एसेट्स, ठीक है। तो अब रिस्क पे आ जाते हैं वापस से। तो रिस्क एक डैमेज है, ठीक है। रिस्क मतलब रिस्क इज डिफाइंड एज द डैमेज, है ना। कि मतलब जैसे कि मैंने एक एक्सप्लॉइट यानी कि कोई भी वायरस भेजा, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने किसी के पीसी पे एक वायरस भेजा, ठीक है। तो वायरस उस पीसी पे कितना डैमेज कर रहा है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो होगा रिस्क, ठीक है। तो रिजल्टिंग द फ्रॉम द, ठीक है। तो ये वही था कि अब उस एसेट पे यानी कि उस डेटा पे, कैसेट नहीं एसेट, उस एसेट पे उसका कितना असर पड़ रहा है, तो वही होता है रिस्क, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सर्वर चला रहा है, टॉमकैट अपाची टॉमकैट एक सर्वर है, उसको चला रहा है, ठीक है। एच टी टी पी का सर्वर, हाँ। तो उसको चला रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने एक्सप्लॉइट रन करवा दिया, तो जो रिस्क मतलब जो इम्पैक्ट उसके ऊपर होगा वही रिस्क होगा। दैट इज डिफाइंड, दैट थिंग इज डिफाइंड, दैट इम्पैक्ट और द डैमेज इज डिफाइंड एज द रिस्क ऑन द अपाची टॉमकैट सर्वर, ठीक है। तो रिस्क को कैलकुलेट कैसे किया जाता है मैं बता देता हूँ। लेट मी टेक अ पेन। ओके, सो रिस्क इक्वल टू थ्रेट, दिस एट रिस्क साइन मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। थ्रेट मल्टीप्लाई वल्नरेबिलिटीज एंड एट रिस्क मल्टीप्लाई इम्पैक्ट, ठीक है।
यानी कि अगर हमें रिस्क कैलकुलेट करना होगा कि उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट गया होगा, तो हमें सबसे पहले थ्रेट की वैल्यू जाननी होगी कि हमारे पास थ्रेट की वैल्यू है कितनी। ठीक है, थ्रेट की वैल्यू हमें एक बार पता चल गई, तो हमें वल्नरेबिलिटी जाननी होगा कि हमने उसके ऊपर कितना हमने वल्नरेबल एक्सप्लॉइट उसके ऊपर दिया है, यानी कि कितना वल्नरेबल थ्रेट दिया है। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी की वैल्यू हमें अगर पता चल गई, तो हमें क्या चाहिए, इम्पैक्ट पता चाहिए। ठीक है, कि उसके ऊपर उस रिस्क से यानी कि उस थ्रेट से उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है, तो वो इम्पैक्ट अगर हमें पता चल गया, उसकी वैल्यू मिल गई, तो हम इन तीनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि थ्रेट इंटू वल्नरेबिलिटी इंटू इम्पैक्ट इक्वल टू रिस्क, कुल मिलाकर के रिस्क ऐसे निकलता है। ठीक है, तो ये था रिस्क निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैथमेटिक अभी खत्म करते हैं और नीचे पहुँचते हैं व्हाट इज पेनिट्रेशन टेस्ट पे। ठीक है, तो सॉरी, ओके, yes. What is the penetration test? A penetration test is a subclass of ethical hacking. It compromises a set of methods and procedures that aim at testing, protecting an organization's security. ठीक है, the penetration test prove helpful in finding vulnerabilities in an organization and check whether an attacker will be able to exploit them to gain unauthorized access to the asset. ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे कि एक एथिकल हैकिंग होती है, ठीक है, ठीक है, जैसे एक एथिकल हैकिंग होती है उसी तरह से ये पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है उसका दूसरा नाम हम एथिकल हैकिंग बोल सकते हैं। ठीक है, एथिकल हैकिंग। ठीक है, तो अब मैं इनमें फ़र्क बता देता हूँ कि क्या होता है। फ़र्क इनमें खाली नाम का होता है, इनमें प्रोसेसेस में कुछ एक आध के फ़र्क हो सकते हैं, क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्ट में पूरा पूरा मतलब एक मतलब सेट होता है, मतलब हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू, जो भी हम प्रोसेस करते हैं उनका पूरा एक सेट होता है, एक मतलब सेट मतलब प्रोसेस वाइज उसमें हमारा काम चलता है। सबसे पहले ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा और पांचवा ये होगा। ठीक है, तो हमारे 5 या फिर 6 जो भी प्रोसेस होते हैं वो हमारे होते हैं। मैं अभी गिनवा दूंगा आपके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ठीक है, मैं अभी अगर बोलने लगूंगा तो फिर लेक्चर का मज़ा ही नहीं आएगा ना। ठीक है, तो पेनिट्रेशन टेस्ट में हमें मतलब प्रोसेस वाइज करना होता है कि मतलब सबसे पहले ये होगा, मतलब एक क्यू में करना होता है। ठीक है, लेकिन एथिकल हैकिंग में क्या होता है कि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ तो सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो दोनों ही करते हैं, एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्ट दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ होता है सक्सेसफुली। बट जो पेनिट्रेशन टेस्ट में क्यू वाइज हमें करना होता है, जो भी काम करना होता है, और एथिकल हैकिंग में क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है, बट हम एक क्यू में नहीं करते हैं, एक ऑर्डर में नहीं करते हैं, जहाँ जब हमारा जो भी मन किया हम कर देते हैं। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ हमें पेपर वगैरह का लेन देन करना पड़ता है, पूरा एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ता है कि अगर ये हो गया तो हमारी जिम्मेदारी है, वो हुई तो तुम्हारी जिम्मेदारी। ठीक है, बट एथिकल हैकिंग में ऐसा नहीं होता है। एथिकल हैकिंग में एक सिंगल बंदा आता है, वो अपना काम करता है और फट से निकल जाता है अपना सामान बोरिया बिस्तर लेकर के। ठीक है, तो एथिकल हैकिंग में वो होता है। तो अब मैं बता दूं, तो जो एथिकल हैकिंग होती है वो उसमें क्या होता है कि जो बंदा एक सिंगल पर्टिकुलर बंदा आता है, वो अपना काम करता है और शांति से निकल जाता है। बट पेनिट्रेशन टेस्ट में ऐसा नहीं होता। पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या होता है कि जो मतलब कि एक पूरा मतलब एक टीम आती है उनकी, और वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे मतलब पेपर्स वगैरह का लेन देन होता है, फिर अपना जो भी काम होता है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब वो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है और एक एथिकल हैकिंग में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे अब थ्रेट की तरफ। तो थ्रेट हो गया था, एक्सप्लॉइट हो गया था, रिस्क हो गया था, और व्हाट इज पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया था। ठीक है, मेरा जो पीडीएफ था वो उल्टा चले गया था, इसलिए मैं थ्रेट बोल दिया था, सॉरी। तो एक बार और मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। अगर किसी भी चीज़ की आपको लिंक चाहिए, बुक की लिंक चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन मिलेगी। और अगर आपको लेक्चर फर्स्ट देखना है एथिकल हैकिंग का, तो आप भी उसकी भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वर्सेस पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। वर्सेस मतलब वी एस वाला जो वर्सेस, ठीक है, कई लोग इसमें कंफ्यूज है, मैं लिख देता हूँ वी एस। ठीक है, वर्सेस पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है ये मैं बता देता हूँ।
तो इनमें डिफरेंस होता है कि एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ठीक है, तो मतलब इसके नाम सुनते ही ये लग रहा है कि वल्नरेबिलिटी, अच्छा एक काम करते हैं, वल्नरेबिलिटी अलग रख लेते हैं और असेसमेंट अलग रख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होती है, कोई भी ऐसा फ्लॉ और वीकनेस किसी भी एसेट में या सिस्टम में, ठीक है। और असेसमेंट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, या फिर असेसमेंट मतलब कि मतलब मान लीजिए उसको पूरा करना या उसको पहचानना या ऐसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम 1 और 2 को प्लस कर दें तो क्या बनता है, वल्नरेबिलिटी को पहचानना या वल्नरेबिलिटी हटाना, कंप्लीट करना, है ना, तो कुछ ऐसा बन रहा है। तो जस्ट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का मतलब वही होता है, ठीक है। तो ये तो थी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। और पेंट्रेशन टेस्ट क्या होता है, अभी मैंने बताया था। पेंट्रेशन टेस्ट मीन्स कि उसके अंदर कि किसी भी एसेट के अंदर वल्नरेबिलिटी पता लगाते ही हैं, उसे हटाते भी हैं, ठीक है। इसके अंदर काम यही होता है कि उसे हटाते भी हैं, कि मतलब सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आते हैं, सिक्योरिटी रिसर्चर, और उसे ढूंढ करके उसे निकालने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा केस में निकल जाता है। इन केस वो रह जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा मतलब तरीके होते हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के, तो वो करते हैं, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस इनके अंदर, ठीक है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में खाली वल्नरेबिलिटी को निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, निकाल, ठीक है। और उनको डिफीट करने का काम होता है पेंट्रेशन टेस्टर्स का, यानी कि सिक्योरिटी रिसर्चर्स को बुलाते हैं, उसके बाद जो हमारा काम होता है उसको करवाते हैं, ठीक है। तो ये तो था इतना हमारा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वर्सेस पेंट्रेशन टेस्ट, है ना। तो अब हम बात करते हैं प्री इंगेजमेंट की, ठीक है। तो व्हाट इज़ प्री इंगेजमेंट, बिफोर यू स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पेंट्रेशन टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले, जो पेंट्रेशन टेस्ट होता है उसे स्टार्ट करने से पहले, जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है स्टार्ट करने से पहले का, वो होता है प्री एंगेजमेंट, ठीक है। प्री एंगेजमेंट सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है। तो प्री एंगेजमेंट में होता क्या है मैं बता देता हूँ। प्री को अलग कर लेते हैं और एंगेजमेंट को अलग कर लेते हैं, ठीक है। एंगेजमेंट मतलब क्या होता है, एक रिलेशन बनाना, जैसे कि एंगेजमेंट वैसे सगाई होती है, ठीक है। तो कैसे कैसे करते हैं, मतलब रिलेशन को और एक्सपेंड करते हैं ना, डीपली जाते हैं, वैसे ही इसमें प्री प्री को अभी हम साइड कर देते हैं, खाली एंगेजमेंट हमारे पास है, ठीक है। तो एंगेजमेंट हम किससे करते हैं, जिसके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, उस ऑर्गेनाइजेशन से हम मतलब अपना जो इंगेजमेंट है वो करते हैं, ठीक है। तो इस इंगेजमेंट में रिंग वगैरह नहीं पहनाते हैं, इस इंगेजमेंट में कुछ पेपर्स वगैरह का लेन देन होता है, और कुछ एग्रीमेंट्स पर साइन करने होते हैं, पॉलिसी होती है, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और आपने हमारा कुछ डेटा चुरा लिया, ठीक है, तो हम आपके खिलाफ कंप्लेन करके आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है उसे मतलब छिनवा सकते हैं, वापस वापस जहाँ से आया है वहाँ भिजवा सकते हैं, ठीक है। और ये जो अटैकर्स भी, मतलब जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं, वो भी उनको एक पॉलिसी देते हैं, कि मतलब उनकी भी एक पॉलिसी होती है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई बीच में तो हमारा कोई ठेका नहीं होगा, आप ही ने बोला था, हमें आप ही ने बुलाया था, ठीक है। तो ये उनकी पॉलिसी होती है, ठीक है। तो सबकी एक एक पॉलिसी होती है, उनके साथ उन्हें इंगेज करना होता है, इंगेजमेंट करना होता है, ठीक है। तो ये तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं लिख के बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक पेनिट्रेशन टेस्टर्स की पूरी फौज आई हुई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो सर्वर है वो कुट रहा है, ठीक है, ये हमारा सर्वर है। तो इस सर्वर पे पेनिट्रेशन टेस्टर्स को अपना जो मतलब टेस्ट जो है वो करना है, यानी कि इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की ये सर्वर है, ठीक है। और इन पे टेस्ट किसको करना है, पेनिट्रेशन टेस्टर्स को, ठीक है। तो अभी पेनिट्रेशन टेस्टर क्या बोल रहे हैं कि हम अगर इस पे सर्च तभी करेंगे, यानी कि इसको टेस्ट तभी करेंगे जब आप हमारे एक पॉलिसी पर साइन करोगे कि हमसे जो भी गलती होती है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी आप ही की होगी, हम अपना काम करके चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये बोलते हैं कि तुम टेस्ट तभी करोगे जब तुम एक पॉलिसी पर साइन करोगे कि अगर तुमने हमारा कोई भी डेटा स्टील किया तो हम पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर तुम्हारा आईडी कार्ड रद्द करवा सकते हैं, ठीक है।
तो ये होती है प्री इंगेजमेंट बिटवीन द पेंटेशन टेस्टर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन टीम, ठीक है। तो प्री इंगेजमेंट का पूरा पूरा ये था जो भी था। और हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब नीचे आता है हमारा रूल्स ऑफ इंगेजमेंट, ठीक है। कि जैसे कि मैंने बताया था कि इंगेजमेंट करते हैं पेंटेशन टेस्टिंग से पहले, तो वो इंगेजमेंट के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, रूल्स ऑफ इंगेजमेंट। तो उसके रूल्स मैं बता दूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ। तो यहाँ पे हमारे सेवन्थ रूल होते हैं, ठीक है। सेवन हमारे जो रूल्स होते हैं इंगेजमेंट के वो यहाँ पे हैं। तो मैं एक वन बाय वन एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। तो फर्स्ट वन इज द ए प्रॉपर परमिशन टू हैक एंड ए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट शुड बी साइंड विद बोथ द पार्टीज, ठीक है। तो ये बोला गया कि जो दोनों पार्टी यानी कि जो पेंट्रेशन टेस्टर वाली पार्टी है और जो ऑर्गेनाइजेशन वाली पार्टी है, वो दोनों को सेम एग्रीमेंट पे एक साइन करना होगा, यानी कि उस एग्रीमेंट का नाम है परमिशन टू हैक। यानी कि इन पेंट्रेशन टेस्टर्स को पूरा पूरा परमिशन दिया जा रहा है हैक करने का। यानी कि बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब हमने परमिशन दिया ही नहीं था, आपने हैक कैसे कर दिया, है ना। बदला लेने के लिए हो सकता है, तो फिर पुलिस उनका अच्छे से रिमांड लेगी, ठीक है। और ये नॉन डिस्क्लोजर मतलब कोई भी गलती वगैरह हो जाए या कोई भी मतलब ब्लेम करने लगे कि आपने हमें दिया था या आपकी वजह से हुआ, तो वो सब नहीं होना चाहिए, साइंड बाय बोथ द पार्टीज, ठीक है। द सेकेंड वन इज द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट एट व्हाट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी टेस्टेड, ठीक है। तो ये बता रहा है कि एक ऐसा रूल है, जो सेकंड रूल है वो ये है कि एंगेजमेंट का जो स्कोप है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट टेस्टेड होने चाहिए, कि मतलब उसमें पहले से कोई दिक्कत ना हो, है ना। पहले से कोई दिक्कत होगी तो भैया जो हैकर पेंटेशन टेस्टर होंगे वो जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे अपना काम करने लगेंगे, और ये कंपनी वाले बोलेंगे कि तुमने ख़राब कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद द थर्ड वन इज़ द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इंक्लूडिंग बोथ द स्टार्ट एंड द एंड डेट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज की तारीख, आज की नहीं लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इन्होंने 10 तारीख से स्टार्ट किया पेंट्रेशन टेस्ट, 10 तारीख, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 जनवरी से स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये डेट एक जगह पर मतलब रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि हमने 10 तारीख से स्टार्ट किया, और इसके बीच जो भी प्रोसेस होंगे वो बीच वाली डेट पे वो भी रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब हमने एंड किया, यानी कि अगले महीने की, यानी कि 10 फरवरी पे जब हमने एंड कर दिया, तो वो डेट भी, फॉर एग्जांपल एक महीने में हमारा पेंटेशन टेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो वो डेट भी यहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरा डेट टू डेटेड एकदम रजिस्टर्ड होना चाहिए कि कब से हमने कब तक इसको किया है, हमारा हमारा कब से पैसा बन रहा है, हमारा पैसा लौटा हो भाई, ठीक है। तो ये तो था द थर्ड रूल, ठीक है। द फोर्थ रूल, द मेथोडोलॉजी टू बी यूज फॉर कंडक्टिंग पेंट्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो जो पेंट्रेशन टेस्टर्स होते हैं उन्हें ये साफ करना होगा कि हम कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। मेथोडोलॉजी मतलब मेथोडोलॉजी में से ओ लॉजी हटा देते हैं, क्या बचा हमारे साथ, मेथड, ठीक है। यानी कि कौन से मेथड जो पेंट्रेशन टेस्टर हैं वो यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम के साथ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये था फोर्थ रूल। फिफ्थ रूल पे आते हैं, द गोल ऑफ द पेंट्रेशन टेस्ट। वो तो ये भी लिखा हुआ होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए कि पेंट्रेशन टेस्ट का गोल है क्या, कि हम किस चीज़ के लिए पेंट्रेशन टेस्ट को जो है कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ वन, द अलाउड एंड द डिसअलाउड टेक्निक्स वेदर डेनायल ऑफ सर्विस डॉस टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म्ड और नॉट, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जो भी टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं या फिर जो टेक्निक्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं वो भी पूरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक पूरे कॉपी पेन पे लिखा हुआ होना चाहिए, एकदम साफ साफ शब्दों में, ठीक है। और कहा गया है कि डेनायल ऑफ सर्विस यानी कि डॉस अटैक, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई है, एक वाईफाई पे डॉस अटैक दिया था मैंने, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही हैकिंग की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में मेरे जा कर के देख सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक भी ठोक सकते हैं। तो उसमें ये लिखा होना चाहिए कि डेनाल ऑफ सर्विस टेस्ट, स्पेशली डेनाल ऑफ सर्विस टेस्ट मतलब परमिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, परफॉर्म्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो द लास्ट वन इज द लायबिलिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, विच आर डिसाइडेड अहेड ऑफ टाइम एज कंडीशन टेस्ट, ठीक है।
तो सब जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि एक पेनिट्रेशन टेस्टर्स को ये पूरा प्रूव करना होता है कि हम जो भी काम करेंगे वो बिना किसी हार्म के करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ पॉलिसीज होती हैं, बिना हार्म के करेंगे, वो सब करेंगे, वो सब करेंगे, ठीक है। तो वो सब था कि मतलब 7th वाले रूल में वो सब था कि कोई भी हार्म नहीं होगा, अगर हार्म होता है तो हमारी जिम्मेदारी होती है, और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर हार्म होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है, ठीक है। तो इतना था। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक डायग्राम सा दिया हुआ है, तो ये हम इसकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, जैसे कि मैंने डेटिंग बताई थी, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि 12 मई को इसने स्टार्ट किया, और हमने कब किया था, 10 जून को किया था, ठीक है। और 19 मई को ये हुआ, 18 को ये हुआ, 3rd को ये हुआ, 7th को ये हुआ, 1 जून को 21 जून को ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसने पूरा पूरा जो डेट था वो लिखा है इसने, राइट। तो ऐसे ही सारा लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि पेनिट्रेशन टेस्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, कि ये कितने पार्ट्स में बटा हुआ होता है पूरा एक पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये पूरा 6 पार्ट में बटा हुआ होता है। सबसे पहला है स्कोप डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड है रिकॉग्नाइज, थर्ड है स्कैनिंग, फोर्थ एक्सप्लॉयटेशन, फिफ्थ है पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड द सेवेंथ वन इज रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये तो था पेनिट्रेशन टेस्ट के फेजेस, ठीक है। और इससे अलग एक एथिकल हैकिंग के भी फेजेस होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी इनके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आ जाते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथडोलॉजीज पे। कि बीच में एक बात हुई थी कि मेथडोलॉजीज और मेथड में बहुत सारे मतलब वो हो रही है यार, मतलब कन्फ्यूजन सी हो रही है। तो मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये मेथड, ये मेथडोलॉजी है। मेथड का जो फुल फॉर्म है वो मेथडोलॉजी है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं हम, जो इसके मेथडोलॉजी हैं कि सबसे पहला जो है OSSTM, TMM, ठीक है। OSSTMM, ठीक है। तो ये पूरा इतना बड़ा बड़ा जो है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अभी डिस्कस ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अभी कर देंगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो जो है हमारी 23 मिनट की हो गई, 25 पे मैं इसको स्टॉप कर देने वाला हूँ, ठीक है। जो छोटा सा है निस्ट यानी कि NIST, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है प्लानिंग फेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं वो पूरा प्लान करते हैं कि कैसे कैसे इनके ऊपर हमें अटैक मारना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद डिस्कवरी पे आते हैं कि सब स्कैन करते हैं, पूरा नेटवर्क जो होता है वो स्कैन करते हैं कि उसमें कौन कौन से एप्लीकेशन जुड़े हैं, कौन कौन से मतलब डिवाइस जुड़े हैं, क्या क्या उसके अंदर एसेट हैं, वो सब उसको स्कैन करते हैं, मतलब, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अटैक की। उसके डिस्कवर के बाद अटैक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है एडिशनल डिस्कवरी, ठीक है। तो जब अटैक करते हैं, ड्यूरिंग अटैक they discover some additional information that they need to attack on the and compromise the system, ठीक है। तो अटैक के ड्यूरिंग ही वो कुछ एडिशनल डिस्कवरी भी कर लेते हैं, जो इस डिस्कवरी में गिनी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो अटैक करते हैं वो इनको रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। और प्लानिंग भी उन्हें रिपोर्ट करनी होती है, ठीक है। अटैक करने से पहले उन्हें प्लानिंग रिपोर्ट करनी होती है, ठीक है। और अटैक करने के बाद भी उन्हें रिपोर्टिंग करनी होती है कि कौन कौन से वल्नरेबिलिटी पाए गए हैं, ठीक है। और प्लानिंग में ये मतलब रिपोर्टिंग करनी होती है कि हमारा क्या प्लान है और कैसे कैसे हम सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे मेथडोलॉजीज हैं, ठीक है। तो ये सब मतलब जो था पेनिट्रेशन टेस्ट का निस्ट वाला जो मेथडोलॉजी था वो था, ठीक है। और हम लास्ट वन टॉपिक हम कवर इसमें कर लेते हैं। हाँ, तो जो एडिशनल डिस्कवरी जो करते हैं वो ये है गेनिंग, ठीक है। डिस्कवरी फेज में गेनिंग एक्सेस करते हैं, ठीक है। एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस करते हैं, सिस्टम ब्राउजिंग करते हैं, और एडिशनल टूल्स इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये था मतलब अटैक फेज का, ठीक है। ये अटैक फेज में था। और जो एडिशनल डिस्कवरी करते हैं वो सिस्टम ब्राउजिंग में करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम ब्राउजिंग में क्या करते हैं, जो पूरा सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक सिस्टम है, थोड़ा छोटा सा सिस्टम है, डोंट माइंड, ठीक है। ये सिस्टम है, ये इसका CPU है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा UPS दे देते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड है, और ये माउस है, वायरलेस माउस है ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये सिस्टम है, ठीक है। तो सिस्टम पर आपको
सिस्टम के अंदर आपकी क्या क्या फाइल्स हैं, क्या क्या एसेट है, क्या क्या ऐसा वल्नरेबिलिटी है जो आपको चलने से मना कर रहा है, ठीक है, तो उसे एडिशनल डिस्कवरी में फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको पेनिट्रेशन टेस्ट में जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, जो भी आएगा वो आगे आएगा। तो 26 मिनट होने वाले हैं, तो अब मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ, देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो है क्या होगा। तो ओवैस्प को अभी छोड़ते हैं, कैटेगरीज ऑफ पेनिट्रेशन टेस्ट से हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और मेरे वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए और बताइए कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। और अगर आपको कोई भी लिंक चाहिए, कोई भी PDF चाहिए बुक की, तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, और लेक्चर 1 की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी टू रीच 100 subscribers, so I can make my own channel ID. Okay, thanks for watching my video. Bye bye.